तो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच। आज है लेक्चर। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। वेलकम टू संकल्प बैच। आज है नए चैप्टर, नया लेक्चर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी नई बुक के एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों ने मोशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने संकल्प बैच के वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट तरीके से आपको मोशन पढ़ाया है। अब हम पढ़ेंगे कि भैया ये मोशन होता क्यों है, मोशन का एक्चुअल टाइप क्या होता है, मोशन किस लिए होता है, एक्चुअल कॉज क्या होता है। उसके बाद साथ साथ उसके एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और साथ ही साथ बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल जो कि आपकी एनसीईआरटी से दिया। तो ये लेक्चर फुल प्रूफ आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है उससे होने वाला है। तो आज का चैप्टर है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। इसको हम लगभग 2 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस की वजह से मोशन कैसे होता है, किस प्रकार से किस किस ऑब्जेक्ट पर कैसे कैसे आपके फोर्सेस लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिंपली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्सेस के जो एग्जांपल्स होते हैं, फोर्सेस के जो कॉज होते हैं, कैसे फोर्स आपका अफेक्ट करता है मोशन को, वो करने वाले हैं। तो बेसिकली हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सेकंड लेक्चर में करेंगे। तो पहले आज हम लोग पढ़ते हैं कि भैया कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। फोर्स सिंपली अगर हम फोर्स की डेफिनेशन पर जाएं तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट अकर्स और चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन के अंदर है या ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट के अंदर है, तो आपने ये सिंपली समझा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, भले ही आप फिजिकली कर रहे हो या आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कर रहे हो, तो जब तक आप उसके अंदर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो सिंपली जो आपका ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है या आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं, स्पीड बढ़ रही, स्पीड घट रही, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन घट रहा है, वो सारे ड्यू टू फोर्सेस के होते हैं। फोर्सेस की वजह से ही वो सारी चीजें होती हैं। तो एक तरीके से आप जैसे कि यहां पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि मानकर चलो आप एक बॉल रखी हुई, ग्राउंड पर एक बॉल रखा हुआ है और इस ग्राउंड की बॉल पर आप किक मारोगे तभी ये बॉल आगे बढ़ेगी, तभी ये बॉल आगे बढ़ेगी और तभी इसमें एक तरीके का आप कह रहे हो कि भैया पीछे से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो दूसरी बात में मान के चलो जैसे क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट पर आप जब तक बॉल को स्ट्राइक नहीं करोगे, बॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, बॉल डायरेक्ट अगर आप अपना बैट नहीं चलाते हो तो आपका बॉल जो है वो बॉलर से डायरेक्ट विकेट कीपर के पास चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्वीजिंग अ लेमन। तो स्क्वीजिंग अ लेमन में आपने देखा होगा पहले जब आप स्क्वीज करते हो तब आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो ये लेमन का साइज होता है वो बड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही आप स्क्वीज करते हो लेमन का साइज घट जाता है। तो एक तरीके से आप यहां पर मोशन को स्टार्ट कर रहे हो, आप यहां पर मोशन, ये ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो और यहां पर आप ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हो। सारी चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है। तो सिंपली सिंपली अगर आपने कहा था कि भैया जो मोशन होता है वो फोर्स की वजह से होता है, तो उस चीज को ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरी चीज आपने अगर देखा होगा तो आप जहां भी फोर्स लगा रहे हो उसके साथ आप एक डायरेक्शन को जरूर मेंशन कर रहे हो कि भैया आप जब भी फोर्स लगाओगे आपको एक डायरेक्शन डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी। तो व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग अ फोर्स, इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो स्पेसिफाइड, मतलब डायरेक्शन को आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, जो बच्चे ने चैप्टर 1 पढ़ रखा है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, उसमें उन्होंने ये बताया था कि भैया अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ जाए तो वो एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स के लिए हमको यहाँ पर डायरेक्शन की स्पेसिफिकेशन करनी पड़ रही है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि मैंने यहां लिखा भी है कि अगर फोर्स आपका रिक्वायर करता है डायरेक्शन को, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर एसआई यूनिट। अब भैया फोर्स को मान लीजिए मैंने फोर्स लगा रहा है, बट अगर मान ली मेरा दोस्त फोर्स लगा रहा है और वो बोला मैं 1 केजी फोर्स लगाऊंगा, तो 1 केजी से तो आप मास नापते हो, बट फोर्स को नापने के लिए आपने कौन सी यूनिट बनाई है? तो फोर्स को नापने के लिए आपकी जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। आप न्यूटन में फोर्सेस को नापते हो। ठीक है। जैसे कि सिंपल यहां पर एक बच्चा है, ठीक है, आपकी टेबल को फोर्स लगा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से पुशिंग फोर्स लगा रहा है, जिससे कि आपकी ये ऑब्जेक्ट थी, जो आपकी टेबल थी, वो मोशन रेस्ट में थी, उसके बाद जाकर मोशन में आ गई है। ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, भैया कितने तरीके के आपके फोर्सेस होते हैं। तो सिंपली फोर्सेस के बहुत तरीके होते हैं, बट हम यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ आप किस तरीके से आप फोर्सेस को लगा रहे हो, उसके बेसिस पर हमने फोर्सेस को 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? इसके लिए जस्ट एन एग्जांपल लो, मान लो ये आप हो और ये आपका दोस्त है, आप दोनों ने रस्सी पकड़ रखी है और आप दोनों का वेट सेम है, आप दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है, आप दोनों एक ही तरीके के, एक ही मोशन में, आप एक ही तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि भैया जो आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, जो आप रस्सी खींच रहे हो,
वो कहीं ना कहीं ऐसे की ऐसी ही रहेगी, एक तरीके से खड़ी रहेगी। जैसे ही जिसने ज्यादा फोर्स लगाया, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगाया उसी तरफ आपकी रस्सी उधर चलने लगेगी। तो आप कह रहे हो कि पहले आपने जो केस बनाया वो बैलेंस्ड फोर्सेस का था। दूसरी बार जैसे ही आपने अपना इस भाई ने अपना फोर्स बढ़ाया, 50 न्यूटन से 100 न्यूटन किया और आपका जो फोर्स था वो 50 न्यूटन था, तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो इस भाई की तरफ मूव करने लगा। तो सिंपली ये एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो आई थिंक तुमको बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में समझ में हो गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं, तो जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है उसमें जो फोर्स होता है, वो जो नेट फोर्स होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। कैसे कि भैया देखो, मान लो अगर आप 100 न्यूटन इधर लगा रहे हो, 50 न्यूटन लगा रहे हो, दोनों को जब माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 50 न्यूटन। तो यहां पर कह सकते हो कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। वेयर एज जहां आप बैलेंस फोर्सेस की बात करोगे तो वहां पर आपका जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा हमेशा जीरो के। तो यहां पर देखो, मानकर चलो इस बंदी ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाने तो दोनों फोर्सेस माइनस होंगी, और कहीं ना कहीं जब 50 में 50 माइनस करोगे तो जीरो, तो नेट बैलेंस्ड फोर्स जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि भैया ये दोनों आपस में बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हैं, वेयर एज ये दोनों अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। आई थिंक तुमको बैलेंस और अनबैलेंस वाला बात समझ में आ गया होगा। उसी के बेसिस पर तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सिंपली आपका जो नेट फोर्स है वो तीनों केसेस में निकालना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। तो सिंपली एग्जांपल में लिखा हुआ है कि टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक लाइंग ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर 6.6। तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं भैया, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, अलग अलग तरीके से लग रहे हैं। अब हमको बताना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन ईच केस। तो हमें सिर्फ सिंपली नेट फोर्सेस निकालने हैं, उनका डायरेक्शन निकालना और कितना मैग्नीट्यूड होगा उस नेट फोर्स का वो निकालना है। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स भी भैया इधर लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स भी इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स, दोनों फोर्सेस इधर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉक इधर ही जाएगा। और कितने न्यूटन से जाएगा? 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन से आपका ब्लॉक इधर मूव करने का। सेकंड केस में देखोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो 6 न्यूटन वाला रेजिस्ट तो कर रहा है, लेकिन 10 न्यूटन वाला फोर्स ज्यादा होने के कारण आपका जो ब्लॉक है वापस से इसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा विद नेट फोर्स ऑफ 10 माइनस 6, मतलब 10 माइनस 6 जब आप करोगे 10 न्यूटन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव ऑफ न्यूटन, नेगेटिव ऑफ फोर्स लगेगा। तो 10 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा? तो भैया ये 4 न्यूटन की फोर्स से इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। तीसरा केस देखोगे तो 6 न्यूटन का फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। 6 न्यूटन वाला रेजिस्ट तो कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन 10 न्यूटन वाला ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं जो नेट फोर्स होगा वो आपका इसी डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक आपका इस ऑब्जेक्ट जो है आपका वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और कितने से मूव करेगा? वो होगा भैया 4 न्यूटन की डायरेक्शन में। तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में तुमको समझ में आ गया होगा, कैसे उसकी मैग्नीट्यूड होती है। आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ता है, आपको एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ता है। तो यहां पर अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो आपके फोर्स 10 वाला भी इस पॉजिटिव में लग रहा है, 6 वाला भी इस पॉजिटिव में लग रहा है, तो 10 प्लस 6 हो जाएगा। यहां पर भी आपने पॉजिटिव लिया तो 10 न्यूटन वाला पॉजिटिव है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो 10 माइनस 6 4 न्यूटन, यहां पर आपने 6 जो है आपका वो पॉजिटिव में है, माइनस 10 आपका इधर नेगेटिव में है। ऑब्जेक्ट जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और विद द बैलेंस ऑफ विद द फोर्स ऑफ 4 माइनस ऑफ 4 न्यूटन, तो आपने क्योंकि ये वाली डायरेक्शन आपने नेगेटिव ले रखी है तो यहां पर जो आपका नेट फोर्स आएगा वो माइनस 4 न्यूटन आने वाला है। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्टेक्ट के आधार पर हम फोर्सेस को कैसे डिवाइड करते हैं। कॉन्टेक्ट के आधार पर मतलब कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से टच होंगे। तो देखो, जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो भी 3 तरीके के होते हैं, और जो नॉन कांटेक्ट मतलब जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो हमारे जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं बेटा वो तीन तरीके के होते हैं। पहला फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स, पहला जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दूसरा फोर्स जो होता है वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है, और जो तीसरा फोर्स होता है वो मस्कुलर फोर्स होता है। हम एक एक करके सारे फोर्सेस के बारे में समझेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। पहले हम नॉन कांटेक्ट समझ लेते हैं कि नॉन कांटेक्ट मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट में आपके बीच में कांटेक्ट नहीं रहने वाला, उन दोनों या दो से ज्यादा वाले ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट कहीं से भी नहीं रहने वाला,
बट उनको कहीं ना कहीं एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उनको कहीं ना कहीं एक फोर्स फील होगा। तो सिंपली जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं उसमें आपके तीन फोर्सेज हैं, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम तीनों के बारे में यहां भी पढ़ेंगे, तीनों के बारे में यहां भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो देखो यार, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो फ्रिक्शन फोर्स सिंपली ये होता है कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है या मोशन में अंदर है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस की रफनेस की वजह से, उस सरफेस की खुरदराहट की वजह से कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट एक डायरेक्शन में, उसके अपोजिट के डायरेक्शन में आपका एक फोर्स फील करता है। जैसे कि यहां पर एक बंदा है, इस बंदे को इस ऑब्जेक्ट को खींचना है, इस ब्लॉक को खींचना है, तो सिंपली इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसका जो सरफेस है वो रफ है, सरफेस उतना स्मूथ है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है, जब भी आप ये वाला जो फोर्स है, जो ये आदमी फोर्स लगा रहा है, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फ्रिक्शनल फोर्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है और बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बट कंफ्यूजन किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या होता है, वेट, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो अपना एक ऑब्जेक्ट का वेट होता है, तो उस वेट के कारण कहीं ना कहीं उस सरफेस पर, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस पर एक फोर्स लगाता है, और जैसे ही वो फोर्स लगाता है तो जो आपका सरफेस है वो भी एक तरीके से फोर्स लगाता है। हालांकि वो इतना फोर्स नहीं होता है कि जितने से वो ऑब्जेक्ट उठ जाए, लेकिन वो उतना ही फोर्स लगाता है जितना वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे लगाएगा। तो सिंपली जितना आपका ऑब्जेक्ट नीचे वेट का फोर्स लगा रहा है उतना ही ऊपर आपका नॉर्मल फोर्स लगता है। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमेशा जो वेट फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो उसके इक्वल होता है। तो वेट के, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, मैं ऑब्जेक्ट की मास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के वेट की बात कर रहा हूं। जो आपका ग्रेविटेशनल मास के साथ जब आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जोड़ दोगे तो जितना आपका वेट लगता है उतना ही आपका नॉर्मल फोर्स होगा। एक तरीके से जितना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आप लगाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मास अपने सरफेस पे, उतना ही सरफेस आपके ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो आदमी का जो मैकेनिकल फोर्स होता है, जो आदमी मैकेनिकल फोर्स लगाता है अपने ऑब्जेक्ट पर, अपने फिजिकल एस्पेक्ट से, फिजिकल बॉडी से, वो होता है मस्कुलर फोर्स। तो व्हेन एन फोर्स अप्लाइड बाय यूजिंग ऑफ मसल्स लाइक आर्म्स और लेग्स, तो आर्म्स और लेग जब मतलब मसल, जिस फोर्सेस में आपका मसल का इंटरेक्शन आ जाए वो सिंपली मस्कुलर फोर्स कहलाता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे एक जिम बिल्डर है जो कि इसने एक हैवी वेट को लिफ्ट करके रखा है, तो ये एक तरीके का मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कोई बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहने वाला है, वो अन्यथा पूरी तरीके से आपके एक दूसरे से अलग रहेंगे, लेकिन वो एक फोर्स को जरूर एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला आता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज आपने खुद एक्सपीरियंस कर रखी होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स होता है जिसका अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स। तो मासेस के बीच में, जैसे मान लो आपकी अर्थ है, तो आपने जो न्यूटन वाला एग्जांपल समझा था, न्यूटन वाला जो एक्सपेरिमेंट समझा था, उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये था, न्यूटन के सर पे ये एप्पल गिरा। तो ये एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है आपकी, जो धरती है, वो हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली क्या होता है? ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन द मासेस ऑफ द मासेस इन द यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं उनके पीछे, उनके नीचे कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स का हाथ होता है। तो ये होता है सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग इसके डिटेल में और भी जानेंगे आगे की क्लासेस में, बट अभी जैसे आपका एक इंट्रोडक्टरी चल रहा है, तो इंट्रोडक्टरी पे आपको सारे फोर्सेस जान देना चाहिए। सेकंड जो फोर्स आता है आपका, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा सिंपली आपके दो चार्जेस के बीच में लगता है। अब ये दोनों फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, ये दोनों फोर्स रिपल्शन भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, डिपेंड करता है चार्ज का नेचर क्या है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आपने 10th क्लास में जाके ये पढ़ना है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करने का मतलब क्या है कि अगर दो चार्जेस ले रहे हो, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, हमेशा रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा। तो पॉजिटिव के बीच में देखो यहाँ पर फोर्स आपके रिपेल कर रहे हैं, वैसे ही सेम नेगेटिव में आपका फोर्स जो देखिए रिपल्शन फोर्स लग रहा है और आपस में दोनों रिपेल कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं अपोजिट चार्जेस की बात करूं तो अपोजिट चार्जेस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहीं पर ले रहे हैं तो ये दोनों हमेशा
चिपकने की कोशिश करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली इन दोनों तीनों केसेस में जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं वो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ चार्जेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के चार्जेस आप लेकर आ रहे हो मार्केट में। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस है, तो आपस में दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हो सकता है वो फोर्स ज्यादा हो सकता है वो फोर्स कम होता है, डिपेंड करता है कि आपने क्वालिटी ऑफ चार्ज कितना लिया है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना लिया है। सेम एज अगर आप अनलाइक चार्जेस लेते हो, मतलब एक तरफ पॉजिटिव लेते हो एक तरफ नेगेटिव लेते हो, तो ये दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है वापस से क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ चार्जेस पर। तो आई थिंक तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली बात समझ में आ चुकी होगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया, तो सिंपली हम एक फोर्स की बात करते हैं जो दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है। दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। मतलब कि जैसे मानकर चलो, आपने अगर एक मैग्नेट देखा होगा तो उस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि किसी एक मैग्नेट में एक ही पोल है। अगर आपके पास एक भी मैग्नेट है तो उसके हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। अब मैग्नेटिक फोर्स किस प्रकार लगता है, जैसे आपके जो चार्जेस थे वो कहते थे ना कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। मतलब वो आदमी, और जैसे एक तरीके से आपका जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है, आप बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, हालांकि वो भी आजकल लीगल है। बट इन द केस ऑफ जनरल केस, मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल ही हमेशा अट्रैक्ट होंगे। तो सेम एज आपका इसमें पोल्स में भी है कि आपका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा साउथ पोल से ही अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ कभी अट्रैक्ट नहीं करने वाला, या साउथ साउथ कभी अट्रैक्ट नहीं करने वाला। यहां पर कोई ऐसा केस नहीं है। वेयर एज अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो वहां पर केस है, लेकिन यहां पर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। आपका जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, वहीं वेयर एज लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करने वाले हैं। और इस चीज को आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ हमेशा अट्रैक्ट करेंगे और नॉर्थ नॉर्थ हमेशा रिपेल करने वाले हैं। तो ये रहा मैग्नेटिक फोर्स। तो हमने बात कर ली भैया कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, तो हमने पूरी तरीके से आपके फोर्सेस को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि ये फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका जो फोर्स लग रहा है उस वजह से कैसे मोशन होता है, मोशन में चेंजेस कैसे आते हैं। तो उस चीज के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। उस लेक्चर को आप कंप्लीट देख सकते हो। इस आज की लेक्चर में बस इतना ही। आप यहां से ये चीज जान सकते हो कि भैया किस तरीके से आपका फोर्स लगा हुआ है, किस तरीके से आपका फोर्स नहीं लगना है। तो प्लीज एक बार सेकंड लेक्चर देखने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना। बाकी चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बनी है सफलता बैच की उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।